ठीक है, उसमें बात हमारे में आपसे बात हो रही थी जॉइंट्स के बारे में बात हो रही थी। तो 3 बैठे में जरा डिस्टेंस से बैठे। हाँ, एक बीच में, बाकी एक्सट्रीम्स पे। पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। Joint at which only slight movement is possible. वो ज्वाइंट जिस पे थोड़ी बहुत मूवमेंट मुमकिन हो उसको हम नाम देते हैं पार्शियली मूवेबल ज्वाइंट। मिसाल के तौर पर कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। कोई बताएगा कि कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट पे मूवमेंट कब होती? सोच। कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट पे मूवमेंट कब होती? आज ही घर जाके जब फर्स्ट ईयर का गैशियर एक्सचेंज का चैप्टर रिवाइज कर लिए बैठे। जब हम सांस लेते हैं इनहेलेशन में क्या होता है? कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? दुआ बोलो। इंटरकॉस्टल मसल्स में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरनल इंटरकॉस्टल रिलैक्स होते हैं। उससे क्या होता है? हमारा रिब केज आगे मूव करता है और अपवर्ड मूव करता है। द रिब केज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। कुछ याद है बात वाली? और एक्सलेशन में क्या होता है? द रिब केज मूव्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब आप जरा गौर करें, जो हमारा रिब केज है ये मौजूद है स्टर्नम और ये मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम। ये मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारी रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये वाला जो जॉइंट है, जो रिब्स का और वर्टिब्री का जो जॉइंट है, इस पे मूवमेंट होती है, इस पे नहीं होती। कोस्टोस्टर्नल जॉइंट फिक्स होता है, इस पे मूवमेंट नहीं होती, बल्कि सिर्फ इस पे मूवमेंट होती है। ठीक है, यानी कि कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट पे मूवमेंट होती है और बहुत थोड़ी सी है। वो थोड़ी सी आपको महसूस हो रही है जब आपको मैंने अंडरस्टैंड करवाया कि जब हमारा रिब केज अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव होता है तो वही जिस जॉइंट पे मूवमेंट होती है वो जॉइंट आपके पास कौन सा है? वो जॉइंट है आपके पास कोस्टोवर्टिब्रल। हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स होंगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ दोस। तीसरी टाइप है आपके पास इमूवेबल जॉइंट्स, जिसपे किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सूचर्स ऑफ स्कल। जब मैंने आपको स्कल पढ़ाया है, ये देखिए, तो आपको इस तरह के जिगजैग स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इनको हम कहते हैं सूचर्स ऑफ स्कल। एक एडल्ट में इस पे किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होती। जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें
उस वक्त थोड़ी अरसे तक इसके इन जॉइंट्स पे मूवमेंट होती है कि बोन्स हिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है इस पे मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो सूचर्स ऑफ स्कल, और इसके अलावा जो मैंने आपको हड्डियां बताई हैं, जैसा कि मैंने हिप बोन के बारे में आपसे बात की कि हिप बोन जो है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो उन जॉइंट्स में भी आपके पास किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं, वो भी इमूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, चलिए नोट करना चाहेंगे सर। चले, तो एक पार्शियली मूवेबल हो गया और एक हो गया इमूवेबल। अब आ जाए इसके डिसऑर्डर्स की तरफ, स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स की तरफ। ठीक है, तवज्जो आपकी इधर हो। डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इसमें सबसे पहला डिसऑर्डर है आपके पास, बेटा ये दरवाजा बंद करो, उसको धक्का देके बंद करो। सबसे पहला डिसऑर्डर है आपके पास माइक्रोसेफेली। छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है इंची टेप से उसका सर मेजर किया जाता है कि उसका सर जो है उसका सरकमफेरेंस कितना है।
अगर सर बहुत छोटा है उसको हम कहते हैं माइक्रोसेफेली। छोटा सर जो है वो आपके पास, उसका नुकसान क्या है कि अंदर जो ब्रेन है ना उसकी ग्रोथ नहीं होगी अगर सर छोटा रह जाए। ठीक है, ब्रेन जो है उसकी ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसे बच्चे या तो मेंटली रिटार्डेड होंगे या मर जाएंगे। अंडर डेवलपमेंट ऑफ स्कल कॉल्ड माइक्रोसेफेली। ठीक है, छोटा सा। इसके बाद आइए क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट किसे कहते हैं? देखिए ये नेजल कैविटी है और ये फेरिंग्स। देखिए ये नेजल कैविटी है, ये फेरिंग्स है, यहां से लेके यहां तक फेरिंग्स। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, यहाँ पे नेजल कैविटी और मुंह के दरमियान रास्ता बन जाता। बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो बक्कल कैविटी की छत है उसको कहते हैं पैलेट। बक्कल कैविटी की जो छत है उसको कहते हैं पैलेट। उसके दरमियान ये बक्कल कैविटी की छत है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको जो है वो फिशर मिलेगा। अब बच्चा जो खाएगा वो तो खैर आगे जाएगा फेरिंग्स में, वो ऐसा भी हो सकता है कि नाक के रास्ते फिर फेरिंग्स में भी जाए, तो मे भी कि वो उसके लंग्स में चला जाए जो खाना है। ठीक है, मे भी कि वो लंग्स में चला जाए, लंग्स में चला जाएगा तो इन्फेक्शन का बाइस बनेगा, चेस्ट इन्फेक्शन का बाइस बनेगा। इसको क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं क्लेफ्ट पैलेट। When there is a fissure in the roof of buccal cavity, ठीक है, बक्कल कैविटी की जो छत है उसमें अगर कोई शिगाफ मौजूद हो तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे क्लेफ्ट पैलेट। ये हर बच्चे में मौजूद होता है, लेकिन पैदाइश से काफी अर्से पहले ही आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होता है, मुकम्मल बंद हो जाता है। जिसमें ये खुला रह जाए तो हम कहेंगे बच्चा क्लेफ्ट पैलेट के साथ पैदा हुआ। इसकी सर्जरी होती है, ये आराम से बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी कहने छोटे बच्चे की तकलीफ का बाइस है। बहुत सारे बच्चों के ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि फौरन नहीं करते, लेकिन इसमें ऐसा है कि फौरन कर देते। चले, दिस इज क्लेफ्ट पैलेट। ये तो नोट कर लिया ना आपने। इसके नेक्स्ट डिसऑर्डर है आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस। तीसरा डिसऑर्डर है आपके पास ऑस्टियोपोरोसिस। देखिए होता यह है, ओल्ड एज फीमेल्स तकरीबन 45 से 50 की एज, इनमें होता क्या है, इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। ठीक है, इनमें एस्ट्रोजन हार्मोन इस एज में कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तो इनकी बॉडी से कैल्शियम का लॉस बढ़ जाता है।
ठीक है, इनके जिस्म से कैल्शियम का लॉस बढ़ जाता है। जिस्म से कैल्शियम का लॉस बढ़ना किस चीज को जाहिर करेगा कि इनके खून में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जब बेटा खून में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो अब हड्डियां क्या करेंगी, अब हड्डियां अपना कैल्शियम जो है उसके ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स उस कैल्शियम को तोड़ के ब्लड में डालेंगे, डीमिनरलाइज करेंगे ताकि कैल्शियम की जरूरत पूरी की जा सके। तो क्या होता है, हड्डियों के अंदर समझ लें कि सुराख से बनना शुरू हो जाता है। आपने हड्डी के मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैट्रिक्स के अंदर अगर आप कैल्शियम फॉस्फेट तोड़ना शुरू करें तो वहां से प्रोटीन रह जाएगा और कैल्शियम फॉस्फेट ब्लड में आना शुरू हो जाए ताकि बॉडी की कैल्शियम की जरूरत पूरी की जा सके। ये कंडीशन क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती है ऑस्टियोपोरोसिस। इंक्रीज इन द पोरोसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होने की वजह से हड्डियों में सुराख ज्यादा ठीक है, और हार्मोन में मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाए। अक्सर बूढ़ी खवातीन जो है वो कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम पैर नहीं रखते ना तो हमारी हड्डियों में दर्द होता, पैर में दर्द होता। अब जब उनका एक्सरे करवाते हैं तो पता चलता है एक्सरे में उनकी जहां जहां हड्डियां मौजूद है लगता है सब जगह ब्लैक हुई हुई है, यानी कैल्शियम की कमी जाहिर हो रही हो। हमारे यहाँ ओल्ड एज लोग पहले ही निग्लेक्टेड होते हैं और वो खुद भी अपना ख्याल नहीं रख रहे होते। अगर वो अपना डेली कैल्शियम इंटेक सही रखें तो देखें कैल्शियम तो चले जिस्म से लॉस होता रहेगा लेकिन ओरल इंटेक जो है वो उसको काउंटर बैलेंस कर देगा। ठीक है, अब जिस्म में कैल्शियम कम होते होते इतना कम हो जाता है कि अक्सर इन बूढ़े हजरात में, खासतौर पर खवातीन में सुनने में आता है कि वो गिरे और उनकी असल में उनकी हड्डी टूटी होती तो कि हड्डी फ्रैक्चर हो गई। क्यों फ्रैक्चर हुआ, क्या बूढ़े लोग क्या क्रिकेट तो खेलेंगे, उनसे क्या क्रिकेट खेलने नहीं दिया तो क्या हुआ, हड्डियां कमजोर हो गई थी। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से एक नेचुरल फिनोमेनन है कि एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम लॉस बढ़ जाता है। तो उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ध्यान में आएगा सर क्या सिर्फ ओल्ड एज फीमेल्स में होगा, नहीं और भी मेल्स में भी हो सकता है, लेकिन मेल्स में होने की वजूहत कुछ और हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे कोई अगर माजूर है तो माजूर लेटा हुआ है, याद रखिए हमारी हड्डियों पे जितना प्रेशर लगता है ना चलने फिरने से, खेलने कूदने से, तो हड्डियां और मजबूत होती हैं। हमारी हड्डियों का फिनोमेनन ये। और जितना कोई इंसान लेटा रहेगा, बेड रिडन रहेगा, कोई माजूर मरीज वगैरह, तो उसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस उतनी ज्यादा बढ़ती है, भले 20-30 साल की उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो सकती है। अगर ये पेन हो रहे हैं और वो तो फिर बाद में ऐसा होता है कि ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट के लिए दी जाती है, वो भी दी जा सकती है, लेकिन एस्ट्रोजन के नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुत केयर करना पड़ता है। चलें, दिस इज ऑस्टियोपोरोसिस। किसी का भी हो सकती है ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन आप अक्सर टीवी पे अगर कैल्शियम के अवेयरनेस का कोई ना कोई मैसेज अगर सुन रहे होते हैं तो ये हकीकत है। खास तौर पे लेकिन आपको बताऊं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई एक खातून जो कि हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर के पास आई है तो वाई नॉट कि कुछ पहले से रेमेडी कर लेती, ठीक है, या उसको अवेयरनेस होती तो वो स्टेज तक तो नहीं पहुंचती।
ठीक है, यानी कि क्या हर्ज है, क्या कहते हैं कि अगर डेली 1 ग्लास मिल्क का ले लिया जाए तो जरूरी है कि सारी जिंदगियां सिर्फ दवाइयां खाता रहे बंदा? तो दिस इज नॉट गुड फॉर पर्सन। ये कि अगर 1 ग्लास मिल्क का जो है वो डेली ले लिया जाए तो वाई नॉट के पर्सन को कोशिश करना चाहिए कि हम जो है वो प्रिवेंशन की तरफ। आप जरा गौर करें कि एक डेंगी का, यानी कि डेंगी इतना ज्यादा हैवॉक था, खौफ का बाइस था, और उसका एक छोटा सा इलाज है कि पपीते के पत्ते का पानी पिएंगे, प्लेटलेट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, डेंगी का मरीज घर पे। और ना कितनी कितनी ज्यादा जो है वो डेडली बीमारी डेंगी, छोटा सा इलाज। आप मुझे बताएं नेचुरल चीजों में और पता नहीं कितनी चीजों के इलाज होंगे, इसी तरह बहुत सारी चीजों में है बहुत सारी चीजों का इलाज। वाई नॉट क्या, वाई कि हम मल्टी वाइटामिन की टैबलेट्स में, वाई नॉट हम अपनी डाइट में फ्रूट्स या मल्टीपल चीजें जो नेचुरल चीजें हैं वो इनटेक बढ़ा लें, वाइटामिन खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, चलो कर लें, नोट कर लें 3 डिसऑर्डर्स को लिखें। नॉट नो,
फेरिंग्स और लैरिंग्स के दरमियान क्या मौजूद होता है? बोले फेरिंग्स और लैरिंग्स के दरमियान क्या मौजूद होता है? बीज हुआ क्या मौजूद होता है? एपिग्लॉटिस मौजूद होता है। लैरिंग्स का सुराख ही तो ग्लॉटिस होता है, उसके ऊपर कवरिंग एंड लेट एपिग्लॉटिस। अगर नाक के रास्ते कोई चीज जाती है ना फेरिंग्स में, एपिग्लॉटिस बंद नहीं होता। मुंह के रास्ते जाती है, एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। चलिए अगले डिसऑर्डर की तरफ बढ़ जाओ। अच्छा, अगला डिसऑर्डर जो आपको बता देता हूं, तो आपको बता देता हूं रिकेट्स। अगला डिसऑर्डर जो आपको बता देता हूं वो है आपके पास रिकेट्स। पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने कभी ना कभी। जी, क्या होती है रिकेट्स? विटामिन डी डेफिशिएंसी। vitamin D deficiency and adults, sorry, in children. बच्चों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी कराती है रिकेट्स। बड़ों में ऑस्टियोमिलेशिया कराती है, बच्चों में रिकेट्स कराती है। मुझे विटामिन डी का रोल चाहिए। आज की क्लास नेस्पिटा बनाने वालों के ताउन से पेश की जा रही है। नेस्पिटा जो है उसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी क्यों मिला के दिया गया है? क्योंकि अगर आप बगैर विटामिन डी वाला नेस्पिटा पीते तो देखिए होता क्या। यहाँ पे आवाज आ रही है बॉयज, मुझे पसंद नहीं है कि कोई बोले क्लास। बी केयरफुल। होता क्या बताएं, ऐसे ऐसे तरीकों से, उल्टे उल्टे तरीकों से याद कराना पड़ा है कि नेस्पिटा ने स्पॉन्सर किया। ये मिल्क जो है ये इंटेस्टाइन में जा रहा है। मिल्क में कैल्शियम होता है। कैल्शियम बॉडी से लॉस्ट हो जाएगा अगर विटामिन डी नहीं होगा। क्यों? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स मौजूद हैं जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेंगे, अगर इंटेस्टाइन के सेल्स की सरफेस पे, इंटेस्टाइन के सेल्स की सरफेस पे अगर विटामिन डी नहीं होगा तो याद रखिए कैल्शियम जो है वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। अगर नहीं होगा विटामिन डी तो कैल्शियम जो है सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और कैल्शियम जाया हो जाएगा। अब जरा गौर करें कि अगर कैल्शियम सेल के अंदर नहीं जाएगा तो फिर वो ब्लड में नहीं जाएगा। कैल्शियम ब्लड में नहीं जाएगा। जब ब्लड में कैल्शियम नहीं जाएगा तो फिर हड्डियों में नहीं जाएगा, कैल्शियम जाया हो जाएगा, भले कितना ही आप मिल्क इनटेक करते रहे। और मिल्क में नेचुरली, काऊ मिल्क में विटामिन डी नहीं होता। ज़हन में आएगा सर, हमने तो सुना है कि सूरज की रोशनी जो है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी बना देती है। बिल्कुल बना देती, लेकिन उसकी एक सर्टेन इंटेंसिटी है और एक सनलाइट का एक्सपोजर भी इस तरह से है तो फिर हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है।
आजकल जो भी कोई रिपोर्ट लाके दिखा रहा होता है, अरे मेरा विटामिन डी इतना कम आ रहा है। कराची की 50% पॉपुलेशन से ज्यादा का विटामिन डी कम, मेरा आपका सबका कम। टेस्ट करा के देख ली, विटामिन डी 50% पॉपुलेशन का कम। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है उसमें रोल प्ले करती है। और मैंने पीछे आपसे ये वाली बात पूछी हुई भी है, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डैश हैपेंस, पूछा था। हाँ, क्या होता है? व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डैश हैपेंस, प्रेसिपिटेशन। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल्स कर आ रहे हैं। अगर हम कैल्शियम और फॉस्फेट का आयोनिक प्रोडक्ट निकाले तो उसकी एक स्टैंडर्ड केएसपी होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, ठीक है। उसकी एक स्टैंडर्ड केएसपी होती है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। तो अगर आयोनिक प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा आए तो अब क्या होगा? अब ब्लड से हड्डियों में जाएगा। लेकिन अगर उसकी स्टैंडर्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से वैल्यू कम हो जाए आयोनिक प्रोडक्ट की, यानी कि इंसान डाइट में कैल्शियम ले नहीं रहा, मिल्क ले नहीं रहा, तो अब क्या होगा? अब हड्डियों से ब्लड में आना शुरू हो जाता, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती। कोई ये कहे कि सर हम मिल्क इंटेक करते हैं तो हमें डायरिया वगैरह शुरू हो जाता है। होता ये कि कुछ अरसे तक आप लोगों ने मिल्क वगैरह नहीं लिया हुआ था तो वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लेते रहेंगे तो ये होता है कि वो दोबारा से अपनी जगह पे एंजाइम बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। दोबारा से एंजाइम अपनी जगह पे बनना शुरू हो जाता है। और मिल्क नहीं तो डेयरी प्रोडक्ट्स तो इस्तेमाल बंदा करता ही रहता है, ठीक है। चलें, तो रिकेट्स के बारे में विटामिन डी, अच्छा रिकेट्स के बारे में एक दो बातें और भी बता दूं। रिकेट्स से बेटा होता यह है कि छोटे बच्चे जो है उन्हें विटामिन डी की कमी हुई, उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन as a result bones become distorted distorted और crude, टेढ़ी हो गई। आपको तो मैंने कॉमनली ऐसे बच्चे देखे हैं, वालिदैन को ख्याल नहीं आता, जब बड़े हो जाते हैं फिर उसका ख्याल आता है हमारे बच्चे की टांग टेढ़ी हुई। बच्चा टेढ़े टेढ़े कदम रख रहा है, वालिदैन समझ ही नहीं है, उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बेचारे बच्चे की टांग टेढ़ी हो। इसी वजह से भाई विटामिन डी कम था, विटामिन डी के बच्चे को इंजेक्शन पिला देते, ड्रॉप्स पिला देते, डॉक्टर के पास ले जाते तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो पूरी हो जाती ना। अब क्या होता है, इन बच्चों की जो हड्डियां हैं, ये देखें खासतौर पे ये फीमर जो है टेढ़ी हो जाती, बच्चा टेढ़े टेढ़े, आपको पता है बच्चे टेढ़े मेढ़े पैर रखते हैं, खेलते कूदते, उनकी हड्डी टेढ़ी हो जाती। क्यों? कैल्शियम कम था। आपको मैंने हिस्टोलॉजी बताई है, मैट्रिक्स में जब कैल्शियम फॉस्फेट कम होगा, सिर्फ प्रोटीन्स पड़े हुए होंगे, हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, हड्डी टेढ़ी हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल परमानेंटली टेढ़ी रहेगी, ठीक है। मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट पड़ा हुआ ही नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन पड़े हुए होंगे, हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। तो उनके हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, खासतौर पे जो प्रेशर बेयरिंग एरियाज होते हैं वहां पे वो हड्डी टेढ़ी मिलेगी। चलें, कर लें तो कर लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। लेकिन अगर आप में से प्रीवियसली किसी ने ऑनलाइन क्लासेस में सीरियसनेस जाहिर नहीं की थी तो बराए मेहरबानी आई वांट एवरीवन सीरियस, ठीक है। कोई किसी किस्म का डाउट ना रखिएगा। जब लास्ट ईयर हमने अपनी एप्टीट्यूड शुरू की थी उस वक्त हमने चंद क्लासेस के बाद उसको ऑनलाइन में शिफ्ट किया था। वो वाले बच्चे जो एनएडी वगैरह जिनको जाना था वो अब एनएडी पहुंच भी गए, अपनी क्लासेस भी ले रहे। जहन में आएगा सर मेडिकल कॉलेज का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ, तो मेडिकल कॉलेज के तो हर साल कोई ना कोई मसले डाल ही देते हैं। लास्ट ईयर कोई कोरोना वगैरह नहीं था दिनों में, लेकिन वो फिर भी कोई ना कोई
टेस्ट आगे कर देते हैं किसी ना किसी वजह से, ये मसला वो मसला, वो कोड को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो किसी किस्म का कोई डाउट ना रखिएगा, ठीक है। लास्ट ईयर जो तमाम क्लासेस हमने ऑनलाइन जो अच्छे एनआईटी में मौजूद, आई वांट सीरियस एटीट्यूड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, ठीक है। प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ कनेक्ट हो गए आप, आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ना।